दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए दोस्तों, पिछले एक शॉर्ट वीडियो में मैंने कहा था कि यहाँ पर एक इंडक्टर कॉइल है और उसे हमने एसी सोर्स सप्लाई दे रखा है जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इसके ऊपर इफेक्ट होगा, यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा और लोअर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा। तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि भाई हाई फ्रीक्वेंसी पर लैंप की रोशनी कम हो जाएगी। तो जी हाँ, जो कोई भी इंडक्टर अगर लगा हो उस पर जितनी ज़्यादा हम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे वो उसको उतना ज़्यादा अपोज करने लगता है। इसका नतीजा ये होगा कि लैंप पर पहुंचने वाला वोल्टेज कम होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि लैंप की रोशनी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, उनका भी कहना सही है। अगर यहाँ पर इंडक्टर हम ऐसा यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू बहुत कम है, यानी कि वो पिको फैराड या पिको हेनरी या नैनो हेनरी में है, तो वहाँ पर इस इंडक्टर पर 5 किलो हर्ट्ज़ या 10 किलो हर्ट्ज़ देने पर भी इस लैंप की रोशनी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी कम वैल्यू की इंडक्टर कॉइल को लगभग मेगा हर्ट्ज़ मतलब 100 मेगा हर्ट्ज़ के आसपास फ्रीक्वेंसी देने पर ही वो उस पर इफ़ेक्ट आता है। तो यहाँ इन लोगों का भी कहना काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि मैंने इंडक्टर की वैल्यू नहीं दी थी। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो क्रॉस ओवर सर्किट डायग्राम है वो किस तरीके से बनता है, क्या होता है। तो एक काफ़ी इसके लंबा वीडियो है ये, और इसके बाद भी और सीरीज़ आती रहेंगी इसमें, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी उतनी जानकारी नहीं है कि जितना मैं कहूँ कि मैं अपने आप को एक्सपर्ट बना लूँ। तो मुझे भी उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना भी पता है उसके हिसाब से मैं इसमें वीडियो बनाता रहता हूँ, और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कलेक्ट करके, मतलब ऑथेंटिक जानकारी सही सोर्स से कलेक्ट करके मैं आपको लेके आऊँगा। यहाँ पर मैं कोई फार्मूले की बात नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों फार्मूला तो है, मैं भी फार्मूला बता सकता हूँ, लेकिन वो फार्मूला जो भी बंदे हैं वो उनको कमर्शियली यूज़ करना, ना कि कोई एग्ज़ाम देनी है या किसी एग्ज़ाम में उन्हें कोई क्वालिफाई करना है। तो इसीलिए हम कोई फार्मूले की बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली क्या हो सकता है टर्न बढ़ाने से, ये सब इस टाइप की बातें होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर के अंदर एक कॉइल ही होता है इंडक्टर। तो उसके टर्न्स आप जितना ज़्यादा लपेटेंगे, कोई भी इंडक्टर कॉइल से बनता है, मतलब तार लपेट कर बनाया जाता है, और वो तार इंसुलेटेड होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर एक एनेमल कोटिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी तार लेके बना दिए लेकिन उसके ऊपर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, मतलब उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो वो इंडक्टर कॉइल नहीं कहलाएगा। तो इंसुलेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली कंडीशन। तो कोई भी फर्मे के ऊपर, मतलब एक राउंड फर्मे के ऊपर आप जो इंडक्टर का कॉइल आपको बनाना है, तार लेकर आप उसे लपेटिए, तो जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी इंडक्टेंस वैल्यू बढ़ती जाएगी। दोस्तों, इंडक्टर की खासियत ये होती है कि उसके अंदर अगर करंट का चेंजेस हो, मतलब करंट में लगातार बदलाव हो, तो उसका वो अपोज करता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो करंट के बदलाव होने का दर जो होता है, उसका रेशो है, वो कम होता है, इसीलिए उसको कम अपोज करेगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो तो करंट का जो चेंजिंग है, मतलब बदलाव जो हो रहा है करंट में, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, इसीलिए इंडक्टर हाइयर फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा अपोज करता है। अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं तो डीसी सप्लाई में जीरो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब करंट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसीलिए उस डीसी सप्लाई पर इंडक्टर केवल जो उसके कॉइल का रेजिस्टेंस है बस उतना ही उसको अप्लाई करता है, बाकी इंडक्टेंस का उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इंडक्टर है उसकी जो इकाई है मेज़रमेंट करने की, उसकी इकाई है हेनरी। जैसे रेजिस्टेंस की ओम है, तो उसी तरीके से इंडक्टर को मेज़रमेंट करने की इकाई हेनरी है। तो हेनरी बहुत बड़ी इकाई है, तो उसको यूज़ में नहीं लाया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर इंडक्टर कॉइल के ऊपर उसकी हेनरी वैल्यू जो है मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी या पिको हेनरी, नैनो हेनरी, इस टाइप में ही लिखा हुआ होता है। दोस्तों, इंडक्टर कॉइल के अंदर कोर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। कोर लगाने से उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। तो इसीलिए ज़्यादातर इंडक्टर कॉइल इस तरीके की आती है जो लोअर फ्रिक्वेंसी पे काम करती है, उसके अंदर आयरन कोर लगाई जाती है। जो मीडियम फ्रीक्वेंसी पे काम करती है उनके अंदर फेराइट कोर, इस टाइप का मटेरियल यूज़ होता है। और जो बहुत ज़्यादा हाइयर फ्रीक्वेंसी, मतलब सुपर हाइयर फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, वो एयर कोर टाइप की इंडक्टर कॉइल होती है। तो आपने एयर कोर टाइप की इंडक्टर कॉइल अक्सर देखी होगी। तो ये इस टाइप का एक कॉइल है छोटा सा, ये एयर कोर इंडक्टर कॉइल है। तो इसको हम एम्पलीफायर में भी लगाते हैं, लेकिन इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपने देखा होगा एफएम रेडियो में। तो दोस्तों, इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, मतलब ये पीको हेनरी के आसपास इसकी वैल्यू हो सकती है, पीको हेनरी में इसकी वैल्यू होती है। तो इसके ऊपर
1 किलोहर्ट्ज़, 5 किलोहर्ट्ज़ या 22 किलोहर्ट्ज़, मतलब 100 किलोहर्ट्ज़ भी आप देते हैं तो वो उतना ज़्यादा अपोज नहीं करती है उसको, जो उतना हायर फ्रीक्वेंसी का करंट है उसको अपोज नहीं करती है। तो अगर लैंप की बात करें तो लैंप अगर इसके अक्रॉस में लगाते हैं तो हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो देते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज 20 किलोहर्ट्ज़ तक मैक्सिमम है, मिनिमम 20 हर्ट्ज़ से चालू होता है। तो उस रेंज में भी अगर इसको हम कनेक्ट करते हैं तो लैंप के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉइल है इसका वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए इसे आपने देखा होगा एफएम रेडियो के अंदर ये कॉइल लगी हुई होती है। तो एफएम रेडियो का जो वर्किंग फ्रीक्वेंसी है वो कई बार 88 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास होता है, ये बैंड होता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मेगाहर्ट्ज़ मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी इकाई है मेगाहर्ट्ज़, तो इसलिए ये सबसे कम वैल्यू की जो इंडक्टर कॉइल्स होती हैं इस टाइप का एयर कोर वाला, आपने देखा होगा एफएम रेडियो में, आपने इसे अक्सर देखा होगा, वहाँ पर ये लगी हुई होती हैं। इसके बाद देखिए आपने फेराइट कोर वाले भी ऐसे कॉइल देखी होगी, लेकिन वो अक्सर एएम रेडियो में हुआ करती है। एएम रेडियो क्या होता है, जो शॉर्ट वेव रेडियोज़ होते हैं, यानी कि जो एफएम के पहले जो चला करते थे बैंड, आज भी चलते हैं, तो उनके अंदर ये कॉइल लगी हुई होती थी। एक फेराइट रॉड होती थी, एक रॉड होती थी लंबी सी, उसके ऊपर ये कॉइल लगाई हुई जाती थी। तो बहुत सारे टर्न्स होते थे, तो ये जनरली 500 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1000 किलोहर्ट्ज़ इसके आसपास ये काम करती थी। तो इसीलिए यहाँ पर ये फेराइट कोर का इस्तेमाल किया जाता था ताकि इसकी इंडक्टेंस वैल्यू बढ़ाई जा सके। लेकिन दोस्तों मैं जानता हूँ ना तो आप एएम रेडियो बनाते हैं ना एफएम रेडियो बनाते हैं, तो इसलिए आपको उस सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। आप बनाते हैं पावर एम्पलीफायर, तो पावर एम्पलीफायर में इंडक्टर कॉइल वगैरह कैसे हो सकता है उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पावर एम्पलीफायर वर्क करता है 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़ तक। तो ऐसा नहीं है कि सभी एम्पलीफायर 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक काम करते हैं। बहुत सारे जो होते हैं कि मतलब 20 हर्ट्ज़ तो जा ही नहीं पाते, 100 हर्ट्ज़ के आसपास शुरू होते हैं और 10 से 15 किलो हर्ट्ज़ के आसपास उनका एंड हो जाता है, यही उनका बैंड होता है मैक्सिमम एम्पलीफायर का। जो 20 से 20 किलो हर्ट्ज़ तक की रेंज वाला एम्पलीफायर होता है दोस्तों, वो हाई फिडिलिटी वाला एम्पलीफायर होता है, मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन DIY में इस टाइप का हाई क्वालिटी एम्पलीफायर बनाना मुश्किल है, क्योंकि आपको कई बार सर्किट बोर्ड वैसा नहीं मिलेगा, कई बार स्पीकर में मैच नहीं होंगे, तो इस तरीके की बहुत समस्या होती हैं। तो चलिए अब सब्जेक्ट पे आते हैं। तो देखिए जो ऑडियो एम्पलीफायर है उसे हम 3 कैटेगरी में, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक होता है लो फ्रीक्वेंसी, दूसरा है मिड फ्रीक्वेंसी और थर्ड है हाई फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी में भी कई बैंड हो सकते हैं। तो हम एक छोटा सा हिसाब किताब ले लेते हैं कि 20 हर्ट्ज़ से लेके 700 हर्ट्ज़ तक हमने लो फ्रीक्वेंसी मान लिया है। 700 हर्ट्ज़ से लेके 5 किलो हर्ट्ज़ मतलब 5000 हर्ट्ज़ तक हमने मीडियम फ्रीक्वेंसी मान ली है। हालांकि इसको बढ़ाया जा सकता है 8000 हर्ट्ज़ तक, और 5000 हर्ट्ज़ से लेके 20000 हर्ट्ज़ मतलब 20 किलो हर्ट्ज़ तक हाई फ्रीक्वेंसी मान ली है। तो इस तरीके का 3 बैंड है, और तीनों के लिए हमें अपना जो ट्विटर्स हैं और मिड स्पीकर है और लो फ्रीक्वेंसी के लिए सब वूफर है, ये उसके हिसाब से लगाए जाते हैं। तो जो क्रॉस ओवर नेटवर्क ये होता है कि एम्पलीफायर से जो फुल रेंज का साउंड आ रहा है उसको क्रॉस ओवर नेटवर्क तीनों के लिए उनके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको डिवाइड कर देता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्पीकर लगा हुआ है, ये फुल रेंज स्पीकर है, और फुल रेंज स्पीकर के ही पैरेलल में एक ट्विटर्स लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक सिंपल क्रॉस ओवर की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी बनाते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पीकर होता है फुल रेंज का उसको डायरेक्टली पावर एम्पलीफायर से जोड़ देते हैं, और ट्विटर के सीरीज़ में एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है। तो कैपेसिटर क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी को रोकता है, यानी कि इसकी कैपेसिटर की वैल्यू काफ़ी कम होती है, जैसे कि 1 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड या उससे कम होती है। कई बार 0.1 माइक्रोफैराड से लेके 1 माइक्रोफैराड के बीच में जनरली इसकी वैल्यू होती है। तो ये कैपेसिटर क्या करता है, जो लोअर फ्रीक्वेंसी है
और मिड का जो फ्रीक्वेंसी है उसको पूरा स्टॉप कर देता है। ओनली हाई फ्रीक्वेंसी मतलब मोर देन 10 किलोहर्ट्ज़, 10 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी को ही ये जाने देता है। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है 12, 14, 15, तो उनको और इजी वे देता है, मतलब उनको कम से कम ब्लॉक करता है। तो इस वजह से एक सिंपल सा ये क्रॉस ओवर नेटवर्क है जहाँ पर ट्विटर को लो फ्रीक्वेंसी से अलग किया गया है। तो ये सभी को ही कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक दूसरा स्कीमेटिक ड्रॉ किया है जिसमें कि एक फुल रेंज स्पीकर और एक ट्विटर है। ये एम्पलीफायर से इसमें स्पीकर वायर कनेक्टेड है। स्पीकर वायर्स के जरिए यहाँ पर सिग्नल जो आ रहे हैं स्पीकर के वायर से। अब यहाँ पर देखिए ट्विटर और एक फुल रेंज स्पीकर लगा हुआ है। तो फुल रेंज को हम मान लेते हैं कि हमने फुल रेंज की जगह लो फ्रीक्वेंसी वाला सबवूफर लगा रखा है। तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए हम उस सबवूफर के सीरीज़ में एक इंडक्टर कॉइल लगा देंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर जो ट्विटर है उसके सीरीज़ में हम एक कैपेसिटर अप्लाई कर देंगे, तो एक ये और सिंपल क्रॉस ओवर बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जब एम्पलीफायर से जो स्पीकर वायर से जो आउटपुट हमें मिल रहा है तो उसमें सभी टाइप की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन सब ऊपर पर हमें लोअर फ्रीक्वेंसी ही जानी चाहिए, हाईयर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, एक हाई वैल्यू का इंडक्टर कॉइल इसके अक्रॉस इसके सीरीज़ में लगा दिया है, यानी कि सब ऊपर के सीरीज़ में लगा दिया है। तो इससे क्या होगा कि जो लो फ्रीक्वेंसी है उसको ही ये जाने देगा, और जो हाईयर फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि हम जानते हैं इंडक्टर पर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वो उसको अपोज करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लो फ्रीक्वेंसी है वो तो पास हो जाएगी, लेकिन हाईयर फ्रीक्वेंसी जा नहीं पाएगी, और हाईयर फ्रीक्वेंसी ओनली ट्विटर तक आएगी क्योंकि ट्विटर के सीरीज़ में कैपेसिटर लगा हुआ है। अब ये कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा अपोज करता है, तो लो फ्रीक्वेंसी ट्विटर पर नहीं आएगी और हाई फ्रीक्वेंसी जो है सब ऊपर पर नहीं जाएगी, जिससे कि साउंड क्वालिटी पहले के मुकाबले इम्प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू आप अलग अलग लगा सकते हैं। जैसे बहुत शार्प फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको, मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी जो मतलब काफ़ी शार्प ट्रेबल चाहिए, तो वहाँ पर आप 104, 224 या 334 लगा सकते हैं। इस टाइप का नॉन पॉलिस्टर टाइप का कैपेसिटर, नॉन पोलरिटी टाइप का कैपेसिटर जो पॉलिस्टर में हो, और उसकी जो वोल्टेज वैल्यू है वो कम से कम 100 वोल्ट या उससे ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों ट्विटर में भी फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन कर सकते हैं आप, उसकी कैपेसिटर की वैल्यू को आप इंक्रीज़ करके। तो देखिए मिड फ्रीक्वेंसी तक जाना, यानी कि आपने ऐसा ट्विटर ले रखा है जो थोड़ा मिड को भी सपोर्ट करता है, तो आपको ये लोअर साइड के वैल्यू पर नहीं जाना है, आपको हाई वैल्यू यानी 2.2 EF 10 UF के आसपास सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपको हल्का मिड प्लस ट्रिबल मिल जाएगा। और यहाँ पर जो ये कॉइल बना हुआ है, ये अगर आप आयरन कोर के ऊपर मैक्सिमम टर्न, मतलब आप इसमें 100 से 150 टर्न या 200 टर्न लपेटते हैं, जैसे जैसे टर्न्स बढ़ाते जाएंगे आप, तो ये जो है लोअर फ्रीक्वेंसी को ही जाने देगा, हाईयर फ्रीक्वेंसी को उतना ब्लॉक करते जाएगा। तो तकरीबन एक नॉर्मल एक प्रैक्टिस है कि 50 टर्न के बाद आपको इफेक्ट दिखाई देने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और सुपीरियर वर्जन देखते हैं कि किस तरीके से और क्रॉस ओवर को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने 3 स्पीकर ले रखे हैं, एक लो है, दूसरा मिड है, तीसरा हाई है। तो हाई मतलब ट्विटर्स है, मिड यानी मिड फ्रीक्वेंसी के लिए एक हार्ड कोन टाइप का स्पीकर है, और लो फ्रीक्वेंसी के लिए सबवूफर है। तो देखिए दोस्तों एम्पलीफायर से जो हमें आउटपुट मिला है, स्पीकर आउटपुट, हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया है। और यहाँ पर देखिए एक इंडक्टर कॉइल लगाया है। इस इंडक्टर कॉइल में हमें इसको इस तरीके से बनाना है कि उसमें लोअर फ्रीक्वेंसी पास हो, तो आप उसके लिए आयरन कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आयरन कोर जो आपको नॉर्मल ट्रांसफार्मर होते हैं उसका आई वाला जो कोर होता है, ई छोड़ दीजिए, आई वाला जो कोर होता है, आप उसका तकरीबन 1 इंच से 1.5 इंच का स्टैक लीजिए और उसके ऊपर आप तकरीबन 18 या 20 गेज का वायर 50 टर्न्स लपेट दीजिए। तो उसके बाद आपको इसमें फ्रीक्वेंसी में अंतर दिखाई देने लगेगा। आप उसमें अलग अलग टैप निकाल सकते हैं, जैसे 50 पे एक टैप निकाल दिया, 100 पे निकाला, 150 पे निकाला, 200 पे निकाला। तो अलग अलग टैप पर आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा। तो जितने ज़्यादा टर्न्स बढ़ेंगे उसमें लो फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा आपको मिलेगी और हाईयर फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा दबते जाएगी।
तो सीधी बात है, इंडक्टेंस बढ़ रहा है इसीलिए आपकी हायर फ्रीक्वेंसी दब रही है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि मिड फ्रीक्वेंसी भी दबने लगती है और ओनली लो फ्रीक्वेंसी पास होती है। तो यहाँ पर देखिए मिड फ्रीक्वेंसी के लिए अब क्या करना है। तो मिड फ्रीक्वेंसी के लिए भी इसके सीरीज़ में एक इंडक्टर कॉइल लगा हुआ है। अब ये इंडक्टर कॉइल क्या होगा कि मिड फ्रीक्वेंसी के अलावा लो फ्रीक्वेंसी को भी पास करता है। तो यहाँ मिड कट ऑफ करने के लिए इसके सीरीज़ में एक कैपेसिटर भी लगाया जा सकता है मिड के सीरीज़ में, क्योंकि यहाँ लो फ्रीक्वेंसी आ रही है। उसे मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात आप भी सोचिए कि आप जब अभी तक तो आप जान गए कि अगर मैंने हायर फ्रीक्वेंसी को ट्रैप करने के लिए कोई कॉइल बनाया है तो लो फ्रीक्वेंसी तो उसमें आ ही जाएगी। तो मुझे मिड फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है तो लो फ्रीक्वेंसी तो मिलने ही वाली है। तो जो लो फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ करना है तो इसके सीरीज में मुझे एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। मतलब वहाँ पर जैसे ट्विटर में लगाया है तो वैसे ही मिड के सीरीज़ में भी एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, जो कि हाई वैल्यू का हो सकता है, यानी कि 20 UF, 22 UF, 33 UF इस टाइप से। अब यहाँ पर देखिए जो ट्विटर है उसमें हमें हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम ऐसा कैपेसिटर सेलेक्ट करेंगे जो कि 10 किलोहर्ट्ज़ या उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी को जाने दें। तो इसके लिए आप बहुत शार्प फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 0.1 यानी कि 104 100 वोल्ट का कैपेसिटर, या आप ज़्यादा वोल्टेज का लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है 200 वोल्ट 300 वोल्ट का। तो यहाँ पर एक जो रेंज है मैं कैपेसिटर की ट्विटर के लिए वहाँ यहाँ लिख दे रहा हूँ 0.1 यानी कि 104, फिर 224, 334, 684, 105, इसके बाद 225 आता है यहाँ पर एक्चुअली 225 यानी कि 2.2 UF, और उसके बाद 10 माइक्रोफेराड का भी रखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये कैपेसिटर की रेंज है। ये सारे नॉन पोलर टाइप के होने चाहिए, मतलब जिनमें पोलरिटी ना हो। तो इस तरीके से इनका सिलेक्शन करके आप अपने ट्विटर को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर देख सकते हैं कि वो आपका ट्विटर जो है मतलब कितने माइक्रोफैराड के कैपेसिटर पर किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर आप उसमें अलग अलग तरीके सिलेक्शन करिए, आपको जो भी जो साउंड है उसका जो बेस्ट लगता है आप उसको रख सकते हैं। तो सारा कुछ है ट्रायल एंड एरर बेस पे। तो इस तरीके से जब आप बनाते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मतलब कम वैल्यू की कैपेसिटर लगाने पे हाईयर शार्प फ्रीक्वेंसी आती है, लेकिन उसमें लॉसेस भी होता है, साउंड भी दबता है। तो इसके लिए आप अलग अलग इस तरह के जो नंबर मैंने यहाँ दे रखा है आप अलग अलग ट्राई करिए, इसके सभी लगा के सभी के साउंड में आपको फ़र्क महसूस होगा। तो जो बेस्ट होता है आप वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए एरो बना रखा है, मतलब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है कैपेसिटर की तो उसमें मिड फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, मतलब शार्प के साथ साथ मिड फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। अब देखिए इम्प्रूवमेंट और भी किया जा सकता है, जैसे कि हमें ट्विटर में कोई भी लो फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए तो इसी के अक्रॉस में हम एक ऐसा इंडक्टर लगा सकते हैं। यानी कि अगर कोई इस ट्विटर जो कैपेसिटर को क्रॉस करने के बाद अगर कोई भी लो फ्रीक्वेंसी इस टाइप का कुछ भी रह जाता है तो ये इस इंडक्टर में ट्रैप हो जाएगा। तो ये हमें एक ऐसा इंडक्टर कॉइल चूज़ करना है जो कि मीडियम फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करे, यानी कि मिड रेंज वाला इस टाइप का इंडक्टर कॉइल आप लगा सकते हैं जो फेराइट कोर पे लपेटा हुआ होता है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो हाईयर फ्रीक्वेंसी है मतलब आपने जो रेंज चुना है, जैसे आपने 10 किलोहर्ट्ज़ उससे ज़्यादा चुना है तो आप यहाँ पर 1 किलोहर्ट्ज़ को ट्रैप करने के या उससे कम की फ्रीक्वेंसी को ट्रैप करने वाला इंडक्टर लगा सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जो 1 किलोहर्ट्ज़ या उससे कम की जो फ्रीक्वेंसी है वो इधर आ नहीं पाएगी ट्विटर पर, वो यहाँ पर इस इंडक्टर में ट्रैप हो जाएगी। तो इस तरीके से एक ये इम्प्रूवमेंट हो गया। इसके अलावा आप देखिए जो लो फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी वाला जो सब वूफर है उसमें भी कोई हाई फ्रीक्वेंसी आपको नहीं चाहिए। तो उसमें हाई फ्रीक्वेंसी को ट्रैप करने के लिए यहाँ पर देखिए आप कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने 684, 105 इस टाइप का कैपेसिटर लगा दिया तो इसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी हो सकता है ये इंडक्टर से कुछ इम्पल्स के द्वारा कुछ स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जनरेट हो तो वो यहाँ पर ये कैपेसिटर लगाने से वो सप्रेस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो हाई फ्रीक्वेंसी को ट्रैप करने के लिए जो कैपेसिटर्स होते हैं इस लो फ्रीक्वेंसी के यहाँ पर इस तरीके से लगाए जा सकते हैं। अब इसी के साथ साथ मिड फ्रीक्वेंसी के भी इस तरीके से लगाया जा सकता है। मिड फ्रीक्वेंसी में आपको मान लेते हैं वो कोई
जो है हाई फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, यानी कि ट्विटर की फ्रीक्वेंसी मिड रेंज में नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए आप यहाँ पर भी एक कैपेसिटर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 0.1 माइक्रोफैराड या 224 या 334 भी लगा सकते हैं। यानी कि जो एकदम शार्प फ्रीक्वेंसी है, जो हाइयर फ्रीक्वेंसी है, वो मिड रेंज में नहीं जाएगी, ये जो कैपेसिटर है उसको किल करेगा। तो एक ये इम्प्रूवमेंट हो गया। इसके अलावा इसमें रेजिस्टेंस वगैरह भी लग सकते हैं। तो दोस्तों एक ये बेसिक जानकारी मैंने जुटाई थी क्रॉस ओवर के बारे में। अभी बहुत सारी जानकारी जुटानी है और किस तरीके से ये काम करेगा इस पर भी हमें ज़्यादा डिटेल्स लेनी है। तो मैं भी स्टडी करता हूँ और आप भी कमेंट्स करके मुझे भी कुछ आइडिया दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।